हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया 2017 का पीवाईक्यू और ये होने वाला आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जामिया के अंदर तो पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप पीवाईक्यू 2017 से लेकर अब 2025 तक का ज़रूर कर लेंगे, जिस बच्चे का 2026 में एग्ज़ाम है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखिएगा 26 क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट एनुअल प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है एनुअली। तो क्या है, ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट होगा या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। देखो यार, मतलब कि एक सिंपल सा हमारा एक क्या रूल है कि भाई जैसे आपके सामने वीडियो आए तो वीडियो को सबसे पहले आप पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद देना पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ये 3 स्टेप आप ज़रूर देखिएगा। अगर इतना आप करते हैं तो भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे भाई, इसके अंदर आपसे हाईएस्ट पूछा है। इसमें हाईएस्ट नहीं होता, इसमें मतलब मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। ठीक है, यहाँ मॉडरेट प्रोडक्शन होता है। और आपका जो यहाँ पे अगर आप देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, भाई यहाँ पे सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम होता है। और आपका हाईएस्ट पूछा गया था, आपको आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, प्लस उसका टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक सेतु, बताएंगे इसमें से एक सेतु का एग्जांपल कौन सा है। एक सेतु अगर आप बोले तो एक सेतु क्या होगा भाई, जो कि किसी भी एनिमल को होता है ना, किसी भी मान लेते हैं कोई कोई इंसान है, कोई जानवर है, उसका उसका घर यहाँ ए पे है, तब उसको आप ले जाके कहाँ पे, कहीं दूसरे पोर्शन में दूसरी जगह रख रहे हो, बी में मतलब उसकी जगह रख रहे हो। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ जा रहे हो, तो इसी को हम एक सेतु कहते हैं। अगर इसका घर यहाँ पे है और आप इसको यहीं पे मतलब के रख रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा इन सितु हो जाएगा। लेकिन उसके घर से उठा कर लाएगा, आप कहीं और रख रहे हैं, दूसरी जगह रख रहे हो, तो वो आपका एक सितु कहलाएगा। तो ये आपसे पूछा गया एक सितु का एग्जाम्पल क्या है। सिंपल से यहाँ दिख रहा है कि जो जू होता है ये हमारा एक सितु है, क्योंकि जू के अंदर हर टाइप के एनिमल प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह से उसको लाए गए होते हैं और उसको एक जगह लाकर मर्ज कर दिया जाता है, मतलब एक जगह लाकर उसको कंजर्व कर दिया जाता है। बाकी अगर आप देखोगे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये टोटल के टोटल कौन है मेरे भाई, ये सब इन सितु हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, टोटल क्या है, इन सितु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पोलिनेशन आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कॉमन किसके अंदर होता है। अगर आप यहाँ पे देखते हो लेग्यूमिनस अगर देखते हैं तो भाई इसके अंदर जो कॉमन होता है इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अंदर किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो ऑर्किड हो गया है ना, ऑर्किड एनिमल के थ्रू होता है, इसको एनिमोफिली कहते हैं। फिलहाल आपसे पूछा गया विंड, तो आपका जो ग्रास होता है मेरे भाई इसके अंदर होता है विंड के थ्रू इसका पोलिनेशन होता है। 29 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार मतलब रिपीट वे में पूछा गया है। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजन वेस्ट इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिक बताओ इसमें से कौन से एनिमल को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा यूरिकोटेलिक, एमिनोटेलिक, है ना, ये सारा आपसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो यूरिकोटेलिक कभी भी आपको दिमाग में कहना चाहिए मेरे भाई, कौन हो जाएगा, रेप्टाइल एंड बर्ड। यूरिकोटेलिक किसको कहते हैं, ऐसा एनिमल जिस जो एक्सक्रीट क्या करता हो, यूरिक एसिड करता हो, है ना, यूरिक एसिड। आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ यूरिक एसिड को जो एक्सक्रीट करता है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम यूरिकोटेलिक कहेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी एनिमल मतलब यूरिक एक्सक्रीट करता है तो वो कहीं ना कहीं वाटर को कंजर्व करता है ना, ये वाटर को क्या करता है, कंजर्व करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, देखो एम्फीबियन रेप्टाइल तो आपका यूरिकोटेलिक हो गया, लेकिन एम्फियो जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है, मतलब कि ये यूरिया एक्सक्रीट करता है। उसी टाइप से अगर यहाँ पे इंसेक्ट, ये तो कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है ना, ये आपको बिल्कुल गलत है सारे के सारे। रेप्टाइल एंड बर्ड आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, द फंक्शन ऑफ द लेग हेमोग्लोबिन इन द रूट ऑफ रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस। आपको पता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट में एक लीग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो वही पूछा गया है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका जो मेरे भाई मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको मेंटेन करना, मतलब उसको लो करना। इसका जो काम क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है उसको वहां पे उसका लेवल को कम करे। ठीक है,
और जो कि क्या होता है, इसेंशियल होता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल को वो डिक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इन्हिबिशन ऑफ द नाइट्रोजन एक्टिविटी, क्या इसकी वजह से होता है? ना भाई, ये तो अपोजिट रोल कर दिया। ऑक्सीजन रिमूवल, बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन को वो कहीं न कहीं रिमूव कर देता है या कम कर देता है, ये आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पूछा है द सेल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी। आपको पूछा गया है कि बताएंगे जो ब्लड वेसल्स में जो सेल लाइनिंग होता है वो कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब उसके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं। ब्लड वेसल्स में जो टिश्यू होते हैं, मतलब कि लाइनिंग, उसको इंडोथेलियम कहते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन आपसे इस बार पूछ लिया कि भाई कौन सा होता है, क्या स्मूथ मसल से टिश्यू होगा? भाई मसल से क्यों प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल से, मुझे बताओ। या कनेक्टिव भी क्यों प्रेजेंट होगा, मुझे बताओ। इसके अंदर सिंपल सा होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये देखो, और ब्लड वेसल्स में अगर स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंडोथेलियम कहते हैं। ये फॉर्म क्या कर देता है, इंडोथेलियम। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, मैंने अभी स्टार्टिंग में करवाया, मतलब 2017 का फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडोथेलियम। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका जो स्मूथ मसल्स होता है भाई, ये आपका वेसल्स वॉल वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका जो कोल्यूमिनर होता है ये जनरली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और कनेक्टिव टिश्यू तो आपको सपोर्टिव टिश्यू कहते हैं। ये भी आपसे पूछा गया कनेक्टिव टिश्यू का बताओ ओरिजिन क्या होता है, तो आपको याद रखना मेसोडर्मल होता है। देखो यहाँ पे पूछा गया है इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोन एक्यूमुलेट इन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन क्यों होता है, रेस्पायरेशन से क्या जनरेट होता है भाई मेरे, एटीपी जनरेट होता है। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। यही पूछा है, जब यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे प्रोटीन का एक्यूमुलेट होता है, तो वही पूछा है कि वो प्रोटीन का एक्यूमुलेट कहाँ पर होगा, मुझे उस साइट का, उस जगह का नाम हमें बस बताकर दे दो। ध्यान रखिएगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन होता है ना, वो कैसा होता है मेरे भाई, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आपका जो ये बीच वाला जो होता है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो जो आपका प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है वो कहाँ पे होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ही जाकर वहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं साथ के साथ, आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताओ कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन में। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कहाँ पे चलता है, इनर मेम्ब्रेन में चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एम्फोमिक्सिस। पूछा है इन दोनों में क्या कॉमन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एम्फोमिक्सिस में क्या कॉमन है, ये आपसे पूछा गया है। हम सब जानते हैं ये दोनों जो कैसा प्रोसेस है, दोनों को दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले आपको तो एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों को दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पहला कॉमन पॉइंट है। उसका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अंदर क्लोन बनता है। क्या बनता है, क्लोन, मतलब कि सेम ही जैसा प्रोडक्ट बनता है। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट के जैसे बनते हैं। अगर क्लोन बन रहा है मतलब सेम बन रहा है, तो सेम बनेगा मतलब उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट, ये और ओनली है ना, डाइकोट तो नहीं होगा भाई, सिर्फ दोनों मोनोकोट में हो सकता है ना, हर जगह हो सकता है। बोथ बाईपास द फ्लोइंग फेज, बोथ अकर राउंड द एयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बिल्कुल ये मैंने बात किया था, आइडेंटिकल मतलब कि क्लोन बनाता है, दोनों क्या बनाता है मेरे भाई, दोनों क्लोन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देखोगे, इससे पूछा है कॉमन कोल्ड इज काउज क्योर बाय द एंटीबॉडीज बिकॉज। देखो जो कॉमन कोल्ड होता है उसका जो इलाज होता है वो किसके, एंटीबॉडीज की वजह से इज सॉरी नोट है, नहीं होता है। एंटीबायोटिक अगर उसको देते हो तो कॉमन कोल्ड आपका नहीं छूटता है। तो ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है भाई, जैसे कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है तो अगर उससे बैक्टीरिया से कोई डिजीज हो तो उसमें आप एंटीबायोटिक देते हो, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, अगर ये सब बीमारी अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उसका वो बीमारी क्यूर हो जाए, मतलब छूट जाए। लेकिन अगर कॉमन कोल्ड होता है तो वो क्यों नहीं छूटता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एंटीबायोटिक हो जाए ये इफेक्टिव किसके लिए होता है, ये जो इफेक्टिव होता है बैक्टीरियल डिजीज के लिए इफेक्टिव होता है। ये किसके लिए इफेक्टिव होता है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए इफेक्टिव होता है। और ये जो वायरल डिजीज होता है इसके लिए इफेक्टिव नहीं होता है। तो सो आपका जो पता है जो कॉमन कोल्ड है वो कैसा डिजीज है मेरे भाई, वो वायरल डिजीज है, इस वजह से वो उस पर काम नहीं करता है।
आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कॉज़ बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया होता है भाई वो काम ज़रूर करता है ना, नेगेटिव कोई भी बैक्टीरिया होता है उस पे एंटीबायोटिक काम करता है, लेकिन वायरल डिजीज़ में आपको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, जो प्लेनेरिया होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस चीज़ का होता है? मेटामॉर्फोसिस का होता है या रीजनरेशन का होता है? ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन आपसे पूछा गया है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होता है वो रीजनरेशन का होता है ना भाई मेरे? रीजनरेशन मतलब बोला जाए कि मान लेते हैं कि आपका एक प्लेन एरिया है, इस पोर्शन को आपने यहाँ पे कट कर दिया, इस पोर्शन को यहाँ पे आप इसको मान लेते हैं कट करके हटा दिए हो, तो ये छोटा पोर्शन से फिर आपका पूरा कंप्लीट प्लेन एरिया बन जाएगा। इतना ज़्यादा इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, वो कंप्लीट बॉडी को एक किसी भी पोर्शन से वो बना सकता है। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेटामॉर्फोसिस सब जानते हो भाई, मेटामॉर्फोसिस क्या हो, किसके अंदर होता है? देखो एक ही आपके एग्जाम में पूछा गया था मेटामॉर्फोसिस से कि बताओ मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है? इसके लिए भाई आयोडीन की जरूरत होती है। एलिमेंट पूछे तो आयोडीन। और आपसे पूछा गया था इसके अंदर कौन सा हार्मोन इसको हेल्प करता है? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, थायरोक्सिन, तो वो इसमें हेल्प करता है। और इसका अगर एग्जांपल पूछेगा, बताओ इसका एग्जांपल क्या आपने पढ़ा होगा, जो फ्रॉग के अंदर क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ये आपका एक एग्जांपल याद कर लिया, बटरफ्लाई भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका फ्रॉग पूछा जाएगा क्योंकि आपका फ्रॉग आपके चैप्टर में गिवन है, थोड़ा बहुत आपसे घुमा के कभी पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 36 अगर देखते हैं, सब पूछा है फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब इन ब्लड, जो फ्रुक्टोज होता है वो किसमें ऑब्जर्व होता है भाई? ब्लड में ऑब्जर्व होता है थ्रू म्यूकोसा सेल इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फ्रुक्टोज होता है ये हमें बताएंगे कि कौन से प्रोसेस से ये ऑब्जॉर्ब होता है। ये तो आपको बता दिया गया ऑब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है, कहाँ ना कि कौन से लेयर में हो रहा है, कौन से सेल में हो रहा है, टू जेड उसने बता रखा है। तो सिंपल सा पूछा हमें, बस आप हमें प्रोसेस का नाम बताओ, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोसेस अगर कहे तो ये जो होता है मेरे भाई क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा? देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा ना हमेशा ध्यान रखिएगा, ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए से एटीपी, एटीपी बोले तो एनर्जी, एटीपी बोले तो मेरे भाई एनर्जी, मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत होती है, मतलब कि एनर्जी की जरूरत होती है। तो फ्रुक्टोज को ये करने के लिए एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, एफ से फ्रुक्टोज, एफ से फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, ये आपको पता हो चाहिए। इसके अंदर कोई भी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये चीज आपको याद रखना है, क्या पता कल होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय द मोटर न्यूरॉन अकर एट, कहाँ पे होता है? स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय द मोटर न्यूरॉन अकर एट, कहाँ पर होता है? सिंपल सा भाई, आपने पढ़ा होगा जो मसल का स्टिमुलेशन होता है वो मस्कुलर जंक्शन के पास होता है, मस्कुलर जंक्शन होता है, मस्कुलर जंक्शन, जिसको आपने साइनेप्टिक नोब के नाम से भी आप जानते हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल चाहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1000% ये करेक्ट होगा। इसके अंदर देखो यहाँ पे सिंपल सा आपने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ पोस्ट साइनेप्टिक नोड आपने पढ़ा होगा, प्री है ना, ये होता है प्री साइनेप्टिक नोड, ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक नोड, ये क्या होता है? प्री साइनेप्टिक नोड होता है, ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक नोड। सिंपल सा होता है, मसल का जब कॉन्ट्रेक्शन आपने पढ़ा होगा ना, तो मसल से कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होता है यहाँ पे। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर रिलीज क्या होता है? जिसके अंदर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, मसल्स को स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। एसिटाइल कोलिन इससे रिलीज होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए थी ये सारी बातें। अगर आप देखते हैं सर माइक्रोफाइब्रिल क्या होता है भाई? ये यूनिट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, मे बी इस बार पूछ ले कि यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स आप क्या बोलोगे भाई? ये यूनिट होता है, सिंपल से मैं लिख देता हूँ। चलिए अब देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर सिंपल सा देखो आपसे पूछा था, बताओ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें प्रेजेंट होता है? ये सबसे पहले ध्यान रखिए, ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये स्टोर क्या करता है? आपसे पूछा जाता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताओ क्या स्टोर करेगा? ये भाई कैल्शियम स्टोर करेगा, है ना, कैल्शियम स्टोर करेगा। और कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किस चीज में हेल्प करता है? जो कि कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछा जाए मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर उसके अंदर कैल्शियम हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है F2 जनरेशन क्या है? F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस
सो दैट बोथ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम। बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि आपसे एक तो पूछा कि भाई F2 जनरेशन होना चाहिए जिसके अंदर क्या है, दोनों जनरेशन मतलब चाहे जीनोटिपिक हो या फिनोटिपिक हो, दोनों का रेशियो सेम है और वो रेशियो कितना है 1:2 1:2:1। तो किस चीज का एग्जाम्पल है, तो सिंपल सा भाई ये एग्जाम्पल किसका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। तो अगर इसको गौर से अगर देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बिल्कुल सर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और साथ के साथ ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा था बताओ क्या है इसका, स्नैपड्रैगन फ्लावर आपने पढ़ा होगा, इसका एग्जाम्पल होता है स्नैपड्रैगन, इसका एग्जाम्पल है। और कंप्लीट डोमिनेंस का क्या है भाई, इसका है 3:1, इसका 3:1 एग्जाम्पल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड क्रॉस को तो जानते हो 9:3:3:1, 9:3:3:1 होता है। 39 देखो इसमें पूछा गया है इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज नाइट्रो, अगर कह रहा है कि अगर डीएनए का एक नाइट्रोजन बेस क्या है ATCGTC, तो बताओ सेकंड इसके लिए मतलब कि कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप गलती करोगे क्या, इसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ए के बदले में आप क्या यूज करते हो सर, ए के बदले में आप यूज करते हो टी, तो ए के बदले में ए के बदले में AU होता है, टी के बदले में A यूज करते हैं। क्यों आरएनए पूछ लिया ना यहाँ पे, इस वजह से हो जाएगा। अगर आप देखते हैं सी के बदले, तो सी के बदले फिर आप यहाँ पे जी यूज कर लिया, मतलब यू, देखो सबसे पहले से निकल गया भाई, आपको आगे जाना ही नहीं है। ए के बदले में यू होता है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ए के बदले में यू तो ए तो होगा नहीं, ए तो होगा टी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट डी आप चलिए आगे चले जाइए, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्या पूछा भाई, आरएनए स्ट्रैंड का पूछा है। अगर डीएनए का पूछता है तो फिर यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका डीएनए मतलब कि देखो अगर डीएनए पूछता तो फिर यहाँ पे ए के बदले में आप क्या लिखते, ए के बदले में यहाँ पे आप टी लिखते, ए के बदले में क्या लिखते, टी लिखते। और हम सब जानते हैं कि आरएनए के बदले में थाइसिन मतलब थायमिन नहीं होता है, थायमिन को रिप्लेस कर सके मतलब टी को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस वजह से ए के बदले में हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, है ना। ए के अपोजिट साइड क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ये आपको छोटी सी बातें हैं, यहीं पे छोटा सा गलती हो जाता है और बच्चा यहाँ पे बहुत बच्चे सी भी लगा के निकल लेता है, तो लेकिन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर आप 40 देखो पूछा गया, द लिडिक सेल आर एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल भाई लिडिक सेल जो होता है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के प्रेजेंट होता है। कह रहा है बताओ वो क्या, किस चीज का सोर्स है, वो क्या सिक्रेट कर रहा है, ये हमें बस आप बता दीजिए। सबसे पहले देखिएगा जो लिडिक सेल होता है वो ह्यूमन तो बता दिया, लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, मेरे टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। अब टेस्टिस देखो तो ये किसके अंदर होता है भाई, मेल की फीमेल, ये जो टेस्टिस होता है ये सबसे पहले ध्यान रखना ये मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल बॉडी के अंदर। और टेस्टिस का सबसे खास फंक्शन क्या होता है, ये मेल गैमीट बनाता है, ये मेल गैमीट बनाता है। आपसे पूछा जाता है मेल गैमीट कौन सा ऑर्गन बनाएगा, टेस्टिस बनाएगा। और मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। मेल गैमीट को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, स्पर्म कहते हैं। और साथ के साथ ये मेल हार्मोन भी रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। देखो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकला है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन को ही दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन भी इसी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंड्रोजन इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकागोन आपसे पूछा जाएगा, बताओ ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज होता है भाई मेरे, ये होता है इंसुलिन से रिलीज होता है। इंसुलिन में भी कौन से अल्फा बीटा गामा 3 टाइप का होता है, अल्फा से रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन बोले तो भाई ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन तो ये कहां से रिलीज होगा, ओवरी से ये रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है द प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड द C4 प्लांट। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट करता है C3 को C4 प्लांट से, ठीक है। C3 को C4 प्लांट से इसमें से कौन सा प्रोसेस को डिफरेंट करता है, तो क्या फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस दोनों में होते हैं, ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस होता है वो चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, दोनों के अंदर होगा, ये डिफरेंस नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे ट्रांसपिरेशन ये भी एक हिसाब से दोनों में होता है, इन दोनों को डिफरेंस नहीं करता है। ग्लाइकोलिसिस कहेंगे ये भी दोनों के अंदर होता है, मतलब दोनों का पाथ भी कॉमन होता है, सेम टू सेम प्रोसेस से होते हैं, ये तीनों के तीनों डिफरेंस नहीं करता है। लेकिन आपका जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये इन दोनों में अलग तरीके से होता है। अलग तरीके का कहे तो भाई फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो C3 प्लांट में हाई होता है, C3 प्लांट में हाई लेवल पे होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, और C4 प्लांट में ये कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 42 देखो, गार्ड सेल डिफर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। जो गार्ड सेल होता है वो एपिडर्मल सेल से कैसे डिफर होता है, क्या दोनों में क्या डिफरेंट है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया चाहे वो गार्ड सेल हो चाहे वो एपिथेलियल सेल हो, हर टाइप के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, बोथ में प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ माइटोकॉन्ड्रिया का आपको फंक्शन हमने बता रखा है। इसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ना, रेस्पिरेशन होता है। और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। वैक्यूल अगर आप बात करें भाई, वैक्यूल भी दोनों के अंदर होता है, चाहे वो कोई भी सेल हो, प्लांट में हर एक सेल के पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, चीजों को स्टोर करना। और इसके एक लेयर को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके लेयर को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेल वाला अगर आप देखो तो भाई, सेल वाले भी चाहे वो प्लांट का कोई भी सेल हो, गार्ड सेल हो या फिर एपिडर्मल सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। और जो ध्यान रखिएगा, जो सेल वाला होता है ये डेड नेचर का होता है ना, नॉन लिविंग होता है। और ये सेल को, किसी भी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, और साथ ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ सिर्फ गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज साथ के साथ मैं आपको ये बता दूं, जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका आपसे पूछा जाता है, बताओ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, यहीं पे आपका होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ध्यान रखिएगा ये भी चीज। 43 क्वेश्चन देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन दैट शो 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर कौन सा ट्रू नहीं है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में। द जीन में बी ऑन डिफरेंट, बिल्कुल भाई, अगर क्रोमोसोम हो जाए तो अलग अलग हो सकता है, ये बात सही कह रहा है, कहीं ना कहीं पॉसिबल है। और क्या है, द जीन आर टाइटली लिंक्ड। अगर टाइटली लिंक अगर हो जाए जीन, तो भाई वो एक दूसरे से कभी भी मतलब कि क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नो ट्रू फॉर। हाँ, अगर दोनों टाइटली अगर लिंक हो जाए तो भाई ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। ठीक है, जिसके हालांकि जीन नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर इसलिए बी आपका नोट पूछा ना, गलत बात आपको खोजना था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 देखो, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो मेजर रोल कहाँ पे प्रोवाइड करता है, मतलब उसका मेन फंक्शन क्या है। तो गोल्गी बॉडी के बारे में मैं हमेशा आपको 3 चीज याद करने के लिए कहता हूँ, तो इसके बारे में हमेशा 3 चीज याद कर लो। सबसे पहला बात क्या होता है इसके अंदर, कि ये देखो गोल्जी बॉडी होता है भाई, ये पैकिंग करेगा किसी भी चीज को, सबसे पहले क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। चलो ध्यान रखता हूँ, सबसे पहले इसका याद रख लो कि मॉडिफाई करता है प्रोटीन को। हाँ, मॉडिफाई करने के बाद उसको पैक करेगा, मतलब पैकेजिंग वाला इसी का काम है ये। फिर पैकेजिंग बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये मेन 3 फंक्शन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, कोई भी अलग भी नाम दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसका 3 फंक्शन होता है, और सिर्फ यूकारियोटिक में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकारियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप इसमें देख लीजिए क्या है भाई, द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर इनटू द केमिकल एनर्जी। ये जो काम होता है भाई, देखो ट्रैपिंग ऑफ लाइट वर्ड आया था, मतलब कि लाइट कब प्लांट को चाहिए होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करा रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए अभी मैंने आपको बताया कौन सा ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट। ये काम कौन करेगा भाई, ये काम करेगा क्लोरोप्लास्ट करेगा। तो ये आंसर तो होगा नहीं। क्या है, इन डाइजेशन प्रोटीन एंड, देखो डाइजेशन वाला कभी भी नाम आ जाए, डाइजेशन करने के लिए प्लांट के अंदर कौन होता है भाई, लाइजोसोम होता है। इसका आंसर क्या होगा, लाइजोसोम होगा। तो देखो ये आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेन, अगर जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एनर्जी के बाद हमने अभी कहा क्या था भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या था ना अभी, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, वहां पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। और एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, या पावर ऑफ द सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एनर्जी के बाद कभी भी आ जाए तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब बचा फोर्थ आंसर, यही होगा, उसको पढ़ लेते हैं जरा सा। द पोस्ट क्या ट्रांजेक्शन मॉडिफिकेशन, देखो मॉडिफिकेशन की बात आ गई, अब द प्रोटीन एंड ग्लाइकोजेशन ऑफ लिपिड, कुछ भी बोले, मतलब मॉडिफिकेशन बात आ जाए तो सिंपल सा आपका आंसर चला जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 44 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी हु सफर फ्रॉम द स्टंट ग्रोथ। एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिन्होंने एक बेबी को डिलीवर किया है, और वो जो बेबी नया है ना, बच्चे जो आए हैं वो स्टंट, मतलब उसका ग्रोथ कम हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, उसका लो इंटेलिजेंस हो गया। उसके बाद अब नॉर्मल स्किन हो गया। तो इसको हम क्या कहें, मतलब उसमें किस चीज की उस जो फीमेल है, तो या मान लो कि वो जो बच्चे है उसके अंदर किस चीज की कमी हो गई। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस बीमारी को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। इस बीमारी को क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म कहते हैं, क्रिटिनिज्म।
इस बीमारी को क्या कहेंगे, क्रिटिनिज्म। और ये जो बीमारी होता है मेरे भाई, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, आयोडीन के डिफिशियंसी की वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होता है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्या कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, भाई ये सब तो कुछ है ही नहीं। लो सेक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन। हाँ देखो, ग्रोथ हार्मोन अगर ये जो होता है ये होता है डॉर्फिज्म होता है, जो कि ग्रोथ रेट को आपके कम कर देता है। जिस बच्चे का ग्रोथ कम होता है वो किसके वजह से होता है, कौन सा हार्मोन की वजह से भाई, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। उसको हम डॉर्फिज्म कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डॉर्फिज्म कहेंगे, डॉर्फिज्म कहेंगे इसको, ठीक। 46 देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट। ध्यान रखिएगा, नोट को हमेशा कभी भी एग्जाम हॉल में जाओगे, देखो नोट वाले क्वेश्चन कई आ चुके हैं अभी, तो नोट वाले को सबसे पहले अंडरलाइन कर देना आपको कि नोट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें से प्लेसेंटा का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, क्या है, फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल भाई, जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो को क्या करता है भाई, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये तो उसका मेन फंक्शन होता है, मतलब गैसेस को सप्लाई करना, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ये मेन फंक्शन प्लेसेंटा का यही होता है। अम्बिलिकल कोड के थ्रू, आपसे पूछा था किसके थ्रू करता है भाई, क्या अम्बिलिकल कोड है ना, अम्बिलिकल कोड यूज कर देता हूँ, अम्बिलिकल कोड। सीक्रेट स्ट्रोजन, क्या जो स्ट्रोजन सीक्रेट करता है, बिल्कुल भाई, जो प्लेसेंटा होता है वो स्टोरेज मतलब वो स्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है। सीक्रेट क्या है, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल देखो यार, जो प्लेसेंटा होता है वो मतलब कि एक कनेक्शन होता है बिटवीन मदर एंड फ्यूटस। तो उसके अंदर अगर बच्चे को कोई मतलब कि कोई खाने पीने की जरूरत हो तो उसको पहुंचाएगा, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और वहां से उसका वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा। तो ये सारा काम जो होता है वो प्लेसेंटा का होता है। क्या है, अब ये भी मतलब सही है, तो ये बात भी आपसे गलत पूछा, ये बात सही, ये बात सही, सारे के सारे सही हैं, लेकिन आप गलत कौन सा भाई, सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। क्या वो ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करता ना भाई, यही बात आपका यहाँ पे गलत दे दिया गया है। तो ऑक्सीटोसिन ये सीक्रेट नहीं करता है, इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर है। सर हमें बता दो ऑक्सीटोसिन फिर कहाँ से सीक्रेट होता है। यार मेरे देखो, ये जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपसे पूछा जाता है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड सीक्रेट होता है या इंटीरियर से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। और इसका फंक्शन आपसे पूछा जाता है कि मुझे ऑक्सीटोसिन का फंक्शन बताओ। इसी को हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। इसको क्या कहते हैं, इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि बर्थ के लिए मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए कौन से हार्मोन जरूरत होता है, किस हार्मोन के हेल्प से बच्चे का पास्चुराइजेशन प्रोसेस होता है। तो इसका ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, इसको तो बर्थ हार्मोन कहते हैं। और साथ के साथ ये जो होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क में भी ये हेल्प करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ध्यान रखना, अगर इजेक्शन ऑफ मिल्क पूछे तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पूछे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पूछे तो फिर हो जाएगा प्रोलेक्टिन होता है। प्रोडक्शन अगर पूछे तो प्रोलेक्टिन, इजेक्शन ऑफ मिल्क पूछे तो आपको हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है, विजुअल एरिया इज लोकेटेड इन। कौन से लोब में आपसे पूछा गया कि विजुअल एरिया जो होता है कौन से लोब में होता है। तो ओसिपिटल लोब में होता है विजुअल एरिया। और आपका जो पेरेंटल होता है, मतलब कि कान के साइड वाले को हम कहते हैं पेरेंटल एरिया। तो ये आपका सेंसरी सेंस के लिए ये सेंस के लिए सेंसरी एरिया होता है, इसको क्या कह सकते हैं, सेंसरी एरिया होता है, सेंसरी एरिया। और आपका जो फ्रंटल होता है, जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, जो कि आपका थिंकिंग के लिए होता है। वो क्या होता है, थिंकिंग के लिए होता है। आपका जो टेम्पोरल लोब होता है वो आपका सुनने के लिए होता है, हेयरिंग के लिए। तो ये सब याद कर लीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो विजुअल पूछे तो ओसिपिटल, अगर आपसे पूछे सेंस के लिए कौन सा होता है, पेरेंटल, थिंकिंग के लिए कौन सा होता है, फ्रंटल, हेयरिंग के लिए कौन सा होता है, टेम्पोरल। अक्वस एंड विट्रस ह्यूमर आर डिवाइडेड बाय, जो अक्वस एंड ह्यूमरस होता है, क्या अक्वस एंड विट्रस ह्यूमर जो होता है डिवाइडेड बाय, वो किसकी वजह से डिवाइड होता है, मतलब कि दोनों के अंदर डिफरेंस की क्या ऐसा चीज है जो दोनों को अलग करता है, मतलब सेपरेट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होगा मेरे भाई, ये आई में प्रेजेंट होता है। और ये जो अलग अलग होता है, ये जो होता है लेंस आई के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको ये उन दोनों को अलग करता है। रेटिना जो होता है,
रेटिना के बारे में ज़रा-सा हम बात ज़रूर करेंगे चर्चा, क्योंकि रेटिना जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है, ये सेंसिटिव लेयर होता है जिसके अंदर इमेज का फ़ॉर्मेशन होता है। हमारा आई के अंदर जो रेटिना होता है, वहाँ पे किस चीज़ का फ़ॉर्मेशन होता है, इमेज का फ़ॉर्मेशन होता है। और साथ के साथ से पूछा जाता है कि भाई बताओ इसके अंदर कौन-सा ऐसा हमारा आँख का पार्ट है जिसके अंदर रॉड एंड कोन सेल प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो रेटिना पे ही प्रेज़ेंट होता है। कौन-सा भाई? रॉड सेल एंड कोन सेल। तो रड सेल का याद रखिएगा, आरओडी रड सेल। तो रड में मैं याद करता हूँ, अब मैं आपको करवाता हूँ। डिम लाइट है ना, इसका डी आ रहा था, यहीं से याद कर लो। ये जो होता है, ये डिम लाइट के लिए सेंसिबल होता है। बाकी जो कोन हो गया आपका कलरफुल लाइट, मतलब कि ये कलर के लिए ये सेंसिबल होता है। लाइट मतलब ब्राइट लाइट के लिए सेंसिबल कौन-सा होता है? कोन सेल। और डिम लाइट के लिए सेंसिबल कौन-सा होता है? रड सेल। ये सब कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं? रेटिना में। रेटिना में क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन। रेटिना को हम क्या बोलते हैं? मिरर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। चलिए 49 में फाइनली हम पहुँच चुके हैं। पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ टेल इन चाइल्ड इज़ एग्ज़ाम्पल है। अगर बच्चे के अंदर जो टेल प्रेजेंट होता है, वो किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है, उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको म्यूटेशन कहेंगे? नहीं भाई, म्यूटेशन इसको हम नहीं। म्यूटेशन से क्या होता है, डीएनए वगैरह आरएनए में जो सीक्वेंस में जो चेंज होता है उसको हम मतलब कि म्यूटेशन कहेंगे। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ पे उसका क्या कहते हैं कि जो उसका जो ओरिजिन होता है डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है, उसी का जस्ट ऑपोजिट होता है कन्वर्जेंट। लेकिन फिलहाल हमसे पूछा गया भाई, इसको हम बोलते हैं एवाटिज़्म कहते हैं। मतलब कि क्या होता है, ये क्या होता है, जो एंसेस्टर ट्रेट होता है ना, उसका रीअपीयर होना, है ना? जो ऐसा चीज़ जो कि हमारे एंसेस्टर में हुआ करता था इन पास्ट में, तो वो चीज़ रीअपीयर हो जाना, उसको हम एटाविज़्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। फाइनल में 50 में पहुँच चुके हैं। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, यर्सीनिया पेस्टिलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो यर्सीनिया पेस्टिलिस होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये कौन-सा बीमारी करवाता है? ये जो भाई करवाता है, ये आपका प्लग करवाता है। ये कौन-सा बीमारी करवाता है? प्लग करवाता है। अब देखो सिफिलिस जो होता है, ये ट्रोपोनिमा की वजह से होता है, ठीक है? और जो लेप्रेसि होता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। ये सारा कुछ आपको नाम है, पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन आज यहाँ पे होते हैं आपके कंप्लीट, और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मतलब यहाँ के हमारा 2017 का यहाँ पे पीवाईक्यू बायो वाले पोर्शन का हो चुका है कंप्लीट। तो आप ज़रूर इस पीवाईक्यू कंप्लीट कीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मैं आपको साथ के साथ ऐसा नहीं कि बस मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं आपको इसका कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे घुमा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल को पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।